हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो स्टार्ट करते हैं 8th क्लास की सिविक्स का 8th चैप्टर एंड द चैप्टर नेम इज़ कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। तो ये सेकंड वीडियो है सेम चैप्टर की। इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं और यहाँ से सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड से। लेकिन इसको पढ़ने से पहले यहाँ पर जो ये साइड में बॉक्स दिया हुआ है इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। द पोएम बिलो इज़ रिटन बाय सोयराबाई। ये जो पोएम नीचे लिखी हुई है, ठीक है, ये जो सारी पोएम लिखी हुई है ये किसने लिखी है? सोयराबाई ने। सोयराबाई कौन है? ये एक पोइटस हैं। द वाइफ ऑफ वेल नोन भक्ति पोइट चोखा मेला। चोखा मेला कौन थे? ये 14th सेंचुरी से बिलोंग करते थे और ये वेल नोन काफ़ी फेमस भक्ति पोइट थे। ओके और इनकी डिसाइपल थी सोयराबाई। सोयराबाई बाद में इनकी वाइफ बन गई थी। ओके एंड ये दोनों ही डिवोशनल पोइट्री लिखा करते थे जिसे अभंग भी बोलते हैं। सोयराबाई एंड चोखा मेला दे बिलोंग टू महार कास्ट। ये दोनों ही महार कास्ट से बिलोंग करते थे और वर्ण सिस्टम में महार कास्ट को शूद्राज में डाला हुआ था और जितने भी लोग शूद्राज में आते थे उनको अनटचेबल्स माना जाता था। मतलब जब वो छुआछूत की प्रथा चली हुई थी तो छुआछूत की जो ये बीमारी थी, मतलब ये बीमारी ही कहेंगे हम, क्योंकि उस टाइम पर ये हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को बिल्कुल खोखला कर रही थी, है ना। और कुछ लोगों को बिल्कुल डेप्राइव कर रही थी मेन स्ट्रीम से। और किन लोगों को डेप्राइव कर रही थी? जो शूद्रास थे, राइट। तो इनको छुआछूत माना जाता था, मतलब इनको टच करना पाप माना जाता था और ये लोग मेन स्ट्रीम में नहीं रहते थे, इनको टाउन से बाहर निकाल रखा था। इन लोगों को अलाउड नहीं था कि ये टेम्पल्स में जाएं, स्कूल में जाएं, एजुकेशन लें या कोई अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करें। तो ऐसी बहुत सारे जो अवसर होते हैं, बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उनसे इन लोगों को दूर रखा जाता था, राइट। तो इनको भी अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया गया। तो यहाँ पर सोयराबाई उसी चीज़ को क्वेश्चन करती हैं। सोयराबाई अलग अलग मुद्दों पर बात करती हैं, जैसे कि अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम, इसके अलावा इन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर भी बात की है। तो यहाँ पर इस पोयम में ये कहती हैं, इनका एक जो कहने का तरीका इस पोयम में बस एक यही है कि आप किसी को अनटचेबल कैसे बोल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए एक लाइन जो ये बोलती है, नॉट अ क्रिएचर हैज़ बीन बोर्न एक्सेप्ट इन अ ब्लडी वूम। दैट मीन्स कि सभी लोग इस दुनिया में, जितने भी लोग इस धरती पर हैं, सभी लोगों ने एक ही तरीके से जन्म लिया। सभी लोग माँ की कोख से जन्म लेते हैं, ब्लडी वूम, राइट। इस वर्ड को समझिए। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि सब लोग ब्लडी वूम से बोर्न होते हैं। तो आप कैसे हम लोगों को तो अनक्लीन कह सकते हो, हमारी बॉडी को पोल्यूटेड कह सकते हो, और खुद की बॉडी को आप प्योर कहते हो, क्लीन कहते हो। तो यहाँ पर वो इस चीज़ पर क्वेश्चन करती हैं कि एक बॉडी अनक्लीन और दूसरी बॉडी क्लीन कैसे हो सकती है जब सभी लोग माँ की कोख से ही जन्म लेते हैं। इस धरती पर सभी लोग एक ही तरीके से आते हैं और यही भगवान की माया है। दिस इज़ द ग्लोरी ऑफ द गॉड। यहाँ पर वो भगवान को लेकर कहती हैं कि यही भगवान की महिमा है कि सब एक ही तरीके से पैदा होते हैं, फिर इतना डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों के बीच में क्यों है। तो यहाँ पर इस चीज़ को वो क्वेश्चन करती हैं। ऑल्दो आपसे अगर यहाँ पर क्वेश्चन अगर पूछा भी गया तो कैसे पूछा जाएगा? एक तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि ये सोयराबाई किन की वाइफ थी? चोखा मेला की, राइट। और ये पूछा जा सकता है ये किस कास्ट से बिलोंग करती थी? महार कास्ट से। ओके अब यहाँ पर ये पूछा जा सकता है, इस पोयम को ना पूरा का पूरा दे देंगे आप लोगों के आगे। सीटेट वाले बच्चों के लिए मैं स्पेसिफिकली ये बात बता रही हूँ कि ये पूरा का पूरा पोयम लिख के आपसे पूछेंगे। जो इसमें पोइटेस है, शी इज़ क्वेश्चनिंग द आइडिया ऑफ व्हाट, मतलब वो किस चीज़ को क्वेश्चन कर रही है, किस आइडिया को क्वेश्चन कर रही हैं। तो 3-4 आपको ऑप्शन दे देंगे, जैसे कि वर्ल्ड, क्रिएचर, प्योरिटी, या फिर ग्लोरी ऑफ गॉड। ओके तो इसमें से आपको टिक करना है प्योरिटी पर, क्योंकि यहाँ पर वो प्योरिटी पर ही बात करती हैं, शुद्धता एंड अशुद्धता। तो शुद्धता मतलब कि आप लोगों की बॉडी प्योर कैसे है और हम लोगों की बॉडी इम्प्योर कैसे है, आप लोगों की बॉडी अनपोल्यूटेड कैसे है और हम लोगों की बॉडी पोल्यूटेड कैसे है। तो इस तरीके के वो क्वेश्चन करती हैं। तो आप एक वर्ड याद रखना, इसके साथ में लिख भी सकते हो कि यहाँ पर वो क्वेश्चन कर रही हैं प्योरिटी को, प्योरिटी के आइडिया को। ओके
Soirabai is questioning the idea of purity. So this is the same thing which I told you earlier कि यहाँ पर वो प्योरिटी के आइडिया को, प्योरिटी की जो सोच है, मतलब शुद्धता की जो सोच है, उस पर उंगली उठाती है और कहती है, आर्ग्यू करती हैं, सिंस एवरी ह्यूमन इज़ बोर्न इन सेम मैनर, कि सभी लोग एक ही मैनर से, एक ही तरीके से पैदा होते हैं, देयर इज़ नथिंग दैट मेक्स वन बॉडी लेस और मोर प्योर देन द अदर। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि सभी लोग एक तरीके से पैदा होते हैं, तो इसी वजह से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो एक बॉडी को दूसरी बॉडी से कम और ज़्यादा प्योर बना सकती हो। शी इज़ पॉसिबली ऑल्सो ट्राइंग टू से दैट पॉल्यूशन अ की टूल ऑफ कास्ट सिस्टम। ध्यान से सुनना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर वो बोल रही हैं। वो इस पोएम में ये समझाने की कोशिश कर रही है कि जो ये पॉल्यूशन है, अब ये पॉल्यूशन वर्ड किसको रेफ़र कर रही है, ये कास्ट सिस्टम को पॉल्यूशन कहकर रेफ़र कर रही हैं। तो वो कहती हैं कि जो ये कास्ट सिस्टम है, इट सेपरेट पीपल, मतलब ये लोगों को एक दूसरे से भी अलग कर देता है, एंड जो लोअर कास्ट के लोग हैं जिनको आप अनटचेबल्स कहते हो, उनको स्पेसिस से, वर्क से, नॉलेज एंड डिग्निटी से दूर कर देता है या वंचित कर देता है। स्पेसिस मतलब प्लेसेस, वर्क मतलब काम, नॉलेज मतलब जो ज्ञान है या जो अपॉर्चुनिटीज़ हो गई जैसे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एंड डिग्निटी का मतलब है जो आत्मसम्मान है, एंड जो मान मर्यादा प्रतिष्ठा होती हैं उन्हें डिग्निटी कहा जाता है, इन चीज़ों को डिग्निटी कहा जाता है। ओके, तो इस चीज़ से लोअर कास्ट के लोगों को ये कास्ट सिस्टम वंचित कर देता है। अब आगे वो इसी के साथ एक चीज़ और कहती हैं, इट अकर्स नॉट थ्रू द नेचर ऑफ वर्क डन। तो यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है कि जो ये डिस्क्रिमिनेशन है, अनटचेबिलिटी है, या जो ये कास्ट सिस्टम की वजह से डिफरेंसेस है, ये किसी काम के स्वरूप से पैदा नहीं होता कि आप क्या काम करते हो, बल्कि ये विदिन होता है, ये आपके अंदर से आता है, आपके भीतर होता है। ये विदिन का मतलब है जो कोई चीज़ आपके अंदर हो। तो वो कहती है ये जो अनटचेबिलिटी की भावना है ना, ये किसी काम से नहीं है, नेचर ऑफ वर्क से नहीं आती, बल्कि ये आपके अंदर होती है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि नेचर ऑफ वर्क ये वर्ड ही क्यों लिखा है, तो इसके पीछे मैं रीज़न बता देती हूँ। जब वर्ण सिस्टम बटे थे ना, तो लोगों के काम के हिसाब से इन चीज़ों को बांटा गया था। जो लोग स्कैवेंजर्स का काम करते थे, गली कूचे साफ़ करते थे, नालियाँ साफ़ किया करते थे, उन लोगों को अनटचेबल्स में डाला हुआ था। क्यों? क्योंकि उनका काम ये था और इस काम के बेसिस पर उनको अनटचेबल माना जाता था। तो इसी वजह से वो यहाँ पर कहती है कि ये काम की वजह से छुआछूत की बीमारी पैदा नहीं होती, बल्कि ये हमारे अंदर होती है। हम अंदर से, अपने थॉट्स से, अपने वैल्यूज़ एंड अपने बिलीफ से इस चीज़ को बाहर लाते हैं। तो थॉट्स मतलब जो आपके विचार हैं, वैल्यूज़ मतलब जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हो गई, जो आपका एटीट्यूड है, मतलब आपका दृष्टिकोण क्या है दूसरे इंसान को देखने का, एंड जो आपके बिलीफ है, मतलब जो आपकी विश्वास कहते हैं इसे, या फिर जो मान्यता होती है। तो इन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं, आप कैसा बिहेवियर करते हैं। तो अगर आप अनटचेबिलिटी को मानते हो तो ये किसी काम की वजह से नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके भीतर है। तो बहुत ही प्यारी लाइन इन्होंने यहाँ पर कही है, और ये सच भी है। जो चीज़ें होती है वो हमारे अंदर होती हैं। किसी काम की वजह से हम किसी से घृणा नहीं करते, बल्कि हमारे अंदर वो चीज़ होती है। इसी वजह से हम किसी सामने वाले इंसान से हेट्रेड करते हैं, घृणा करते हैं, क्योंकि हमारे बिलीफ, हमारी जो एटीट्यूड या जो हमारे थॉट्स हैं वो वैसे होते हैं, वो नफ़रत वाले होते हैं। तो उसमें सामने वाले का कसूर नहीं होता है ना। तो बहुत अच्छी लाइन यहाँ पर वो कहती हैं। लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड, कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लोग हैं, इनके लिए कानून किस तरीके से बनाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एज यू हैव रेड, द गवर्नमेंट मेक्स लॉज टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीज़न, कि जो गवर्नमेंट लॉज बनाती है वो इसलिए बनाए जाते हैं कानून, ताकि जो नागरिक यहाँ पर रहते हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उनको उनकी रक्षा की जाए। ओके, हर एक सिटीज़न, हर एक इंडिविजुअल को सेफ फील कराने के लिए ये कानून बनाए जाते हैं, और इन कानून के तहत हर एक नागरिक के पास कुछ राइट्स भी प्रोवाइडेड हैं। येट दिस इज़ नॉट द ओनली वे इन विच इट टेक्स एक्शन, लेकिन
जो गवर्नमेंट है केवल इसी तरह की कार्यवाही नहीं करती है कि बस कानून बना दिए एक बार, मतलब एक कानून बनाया और सभी लोगों पर इम्प्लीमेंट कर दिया और चुपचाप बैठ गई। ऐसा नहीं होता। कानून बनाते वक्त भी गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, जैसे कि हर एक तबके के लोगों का ध्यान रखना पड़ता है। हर एक तबके का मतलब है हर एक कम्युनिटी का, ग्रुप का, सेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आदिवासीज़ लगा लो एंड अदर जो कम्युनिटीज़ हो गई, जैसे कि जैन, बुद्धिज़्म और मुस्लिम्स, हिंदू, जितने भी लोग हैं, दलित्स, तो इन लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है और इनके अलग अलग इश्यूज़ को ध्यान में रखना पड़ता है, अलग अलग कंसर्न को ध्यान में रखना पड़ता है और फिर कानून बनाए जाते हैं। लेकिन जो लोग मार्जिनलाइज्ड हैं या जिन लोगों को हमेशा अपॉर्चुनिटी से वंचित रखा गया है, उन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए सरकार कुछ खास तरह के कानून बनाती है, कुछ खास तरह के स्पेसिफिक लॉज एंड पॉलिसीज़ बनाती है, ताकि इन लोगों को एक तो मेन स्ट्रीम में लाया जा सके, राइट, और इन लोगों को डिग्निटी वाली लाइफ प्रोवाइड की जा सके। तो इस वजह से मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लिए कुछ स्पेसिफिक जो लॉज हैं वो बनाए जाते हैं और पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। देयर आर पॉलिसीज़ और स्कीम्स दैट एमर्ज थ्रू अदर मीन्स लाइक सेटिंग अप ऑफ कमेटी और बाय अंडरटेकिंग अ सर्वे। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट कुछ खास तरीके की कमेटी बिठाती है या फिर सर्वे तैयार करती है और फिर इस कमेटी और सर्वे के बाद कुछ पॉलिसीज़ एंड स्कीम्स बनाई जाती हैं। तो इसका एग्जांपल दे देती हूँ मैं, आपको समझ आ जाएगा। कमिटीज़ कैसे सेटअप करते हैं, जैसे आपको याद होगा हमने अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन में एक 2005 की कमेटी देखी थी कि 2005 में एक कमेटी सेटअप की गई थी मुस्लिम्स को एग्जामिन करने के लिए, राइट, और इसके चेयरपर्सन थे राजेंद्र सच्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड किया है एग्जाम्पल के तौर पर। या फिर गवर्नमेंट क्या करती है, सर्वे तैयार करती है। सर्वे को तैयार करने का रीज़न ये होता है कि जिस ग्रुप को गवर्नमेंट एग्जामिन करने को होती है तो उसके बारे में पूरा सेंसस तैयार किया जाता है। जैसे कि उनकी पॉपुलेशन देखी जाती है, लिटरेसी रेट देखा जाता है, उनकी जॉब देखी जाती है, तो इसका पूरा एक सेंसस तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट उस ग्रुप को एग्जामिन करने के बाद पॉलिसीज़ तैयार करती है एंड स्कीम्स तैयार करती है कि वो किस चीज़ में लैक कर रहे हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी सिर्फ एजुकेशन में लैक कर रही है, तो एजुकेशनल पॉलिसीज़ या स्कीम्स तैयार करती है गवर्नमेंट। या कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में लैक कर रही है, तो ऐसी वैकेंसीज़ निकालती है या कुछ रिजर्वेशन तैयार करती है ताकि उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दी जा सकें। और फिर जब ये पॉलिसीज़ एंड स्कीम्स तैयार हो जाती हैं तो इनको प्रमोट किया जाता है। तो प्रमोट करती है खुद गवर्नमेंट, ताकि जो ये लोग हैं, जो ये स्पेसिफिक ग्रुप है, इनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सकें, क्योंकि ये सालों से बरसों से इनको अपॉर्चुनिटीज़ से इनको दूर रखा गया है, वंचित रखा गया है। इसीलिए कुछ खास तरीके की पॉलिसी एंड स्कीम तैयार की जाती हैं कि जिन लोगों को इन अपॉर्चुनिटीज़ से वंचित रखा गया है, अब उनको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके बाय प्रोवाइडिंग पॉलिसीज़ और बाय मेकिंग स्कीम्स। ओके, तो इस तरीके से गवर्नमेंट वर्क करती है किसी पर्टिकुलर तबके को अपलिफ्ट करने के लिए। प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, दैट मीन्स कि मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप है या जो दलित्स हैं, इनको सोशल जस्टिस प्रोवाइड किस तरीके से गवर्नमेंट करती है उसके बारे में बात करेंगे। एज अ पार्ट ऑफ देयर एफर्ट टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट स्पेसिफिक स्कीम्स। मतलब संविधान को लागू करने के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स को तैयार करती है और फिर इन स्कीम्स को तैयार करने के बाद ट्राइबल एरियाज़ में और दलित पॉपुलेशन में इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, ताकि इन लोगों को सोशल जस्टिस प्रोवाइड हो जाए और जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने तैयार की है वो इन लोगों को मिल जाए। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है जिससे आपको समझ आएगा किस तरीके से सोशल जस्टिस इनको प्रोवाइड होता है, मतलब किस तरीके से इनको सामाजिक न्याय मिलता है।
फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फॉर फ्री एंड सब्सिडाइज्ड हॉस्टल्स। गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है? फ्री या फिर सब्सिडाइज्ड हॉस्टल्स को प्रोवाइड करती है। किन लोगों को? किन कम्युनिटीज़ को? दलित एंड आदिवासी कम्युनिटीज़ को। सब्सिडाइज्ड का मतलब होता है किसी की हेल्प करना बाय प्रोवाइडिंग मनी और किसी रिसोर्सेज के द्वारा हेल्प प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इन दलित एंड आदिवासी कम्युनिटी को यह हेल्प प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा कि गवर्नमेंट इन लोगों को हॉस्टल प्रोवाइड कर देती है। और इसलिए करती है क्योंकि इन लोगों के पास पैसे तो होते नहीं हैं, ये बाहर जब पढ़ने आते हैं अलग इलाकों में तो इनको रहने के लिए तो जगह चाहिए होती है, तो गवर्नमेंट यहाँ पर इनकी हेल्प कर देती है। और ये एजुकेशनल फैसिलिटीज़ इनके इलाकों में नहीं होती, इसी वजह से ये दूसरे इलाकों में जाते हैं, तो वहाँ पर गवर्नमेंट इनकी हेल्प करती है ताकि ये एजुकेशनल फैसिलिटीज़ ले पाएँ। सो ऑल एंड ऑल इस बात का मतलब ये है कि ये स्टेट की ड्यूटी बनती है टू टेक स्टेप्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सम बेनिफिट्स टू दोज क्लासेस जो बहुत सालों से ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो पिछड़े रहे हैं ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पर स्टेट की ड्यूटी बनती है कि वो बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे दोज हु हैव लैग्ड बिहाइंड हिस्टोरिकली। तो उसी का ये एग्जाम्पल है। And in addition to provide certain facilities, the government also operates through law to ensure that the concrete steps are taken to end inequity in the system. In addition to provide certain facilities, that means कि जो फैसिलिटीज़ अभी हमने पढ़ी सब्सिडाइज्ड हॉस्टल की, तो ऐसी फैसिलिटीज़ जो अलग अलग और फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑल्सो ऑपरेट्स थ्रू लॉ। गवर्नमेंट कुछ ऐसे कानून बनाती है, उन कानून के जरिए वो कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स लेती है, मतलब ठोस कदम उठाती है टू एंड इनइक्विटी इन द सिस्टम, ताकि जो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में ये इनइक्वालिटी है, असमानता है, डिस्क्रिमिनेशन है, इसको ख़त्म किया जा सके। So the government not only work to eradicate inequality and discrimination, they also aim to give primary education to all the citizens of India, to eradicate poverty and to ensure health schemes for all. जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि गवर्नमेंट कुछ कानून बनाती है, कुछ पॉलिसीज़ बनाती है ताकि असमानता को मिटाया जा सके, तो उसी का एक एग्जांपल यहाँ है। वन सच लॉ और पॉलिसी इज़ द रिजर्वेशन पॉलिसी। जैसे कि रिजर्वेशन पॉलिसी को बनाया गया, कुछ सीट्स को रिजर्व किया गया ताकि इन लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके जॉब में और ये अपने आप को अपलिफ्ट कर पाएँ इकोनॉमिकली भी एंड सोशली भी। लेकिन रिजर्वेशन पॉलिसी आज के टाइम पर सिग्निफिकेंट तो है, इम्पोर्टेंट तो है, बट हाईली कॉन्टेंशियस एज वेल। दैट मीन्स कि ये एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, इस पर आज भी क्वेश्चन उठते हैं। तो रिजर्वेशन पॉलिसी एक अनएंडिंग इशू है। सो देयर हैज़ बीन लॉट्स ऑफ डिस्कशंस गोइंग फॉर रिजर्वेशन एंड अगेंस्ट रिजर्वेशन एज वेल। अगर हम इनिशियली बात करें तो रिजर्वेशन पहले एससी एंड एसटी को प्रोवाइड किया गया था, लेकिन बाद में इसमें ओबीसी को भी इंक्लूड कर दिया गया। फिर जब ओबीसी को इंक्लूड किया गया तो जो अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं वो भी डिमांड करने लगी रिजर्वेशंस के लिए। तो इसीलिए इस पर बहुत सारा मुद्दा है रिजर्वेशन पर। बट स्टिल हम इस चीज़ को नहीं भूल सकते कि डिस्क्रिमिनेशन एंड सफरिंग जो है वो आज भी हमारे देश का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है ये हम नहीं डिसाइड कर सकते ये सही है या गलत है, लेट द गवर्नमेंट डिसाइड। लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते इसके साथ साथ कि डिस्क्रिमिनेशन एंड सफरिंग आज भी हमारे देश में एग्जिस्ट करता है। जो लॉज बनाए जाते हैं रिजर्वेशन पॉलिसीज़ में, ये सीट्स रिजर्व की जाती है एजुकेशन में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, दैट मीन्स सरकारी नौकरियों में, दलित के लिए एंड आदिवासीज़ के लिए। और इसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट ये होती है कि इनको ये चीज़ें प्रोवाइड करने का रीज़न ये है बिकॉज इन सोसाइटी लाइक अवर्स कि हमारे समाज में वेयर for centuries sections of population have been denied opportunities to learn and to work in order to develop new skills. That means ये जो sections हैं आदिवासीज एंड दलित, इन लोगों को पढ़ाई के अवसर से, कुछ पढ़ने लिखने या सीखने के अपॉर्चुनिटीज़ से वंचित रखा गया, दूर रखा गया।
एंड डेवलप न्यू स्किल्स, दैट मीन्स कुछ नया सीखने से, कुछ नई योग्यता सीखने से इनको दूर रखा गया, इन अवसरों से दूर रखा गया। तो इसी वजह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो कुछ स्टेप्स ले, कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स ले एंड इन सेक्शंस की हेल्प करे। असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना। सो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स reservation policy to uplift these section and to provide the equal opportunity and to provide the facility to learn and to develop themselves। इसी वजह से इनको ये opportunities दी जाती हैं। How does reservation policy work? reservation policy में किस तरीके से काम किया जाता है, आइए जानते हैं कि reservation किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। गवर्नमेंट अक्रॉस इंडिया, हमारे देश भर में जितनी भी राज्य सरकारें हैं उनके पास लिस्ट होती है शेड्यूल्ड कास्ट की, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, बैकवर्ड एंड मोस्ट बैकवर्ड कास्ट की। जितने भी लोग इनसे बिलोंग करते हैं ये प्रॉपर लिस्ट इनके पास होती है। तो पूरा सेंसस होता है गवर्नमेंट के पास और ऐसी ही सेम लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, दैट मीन्स केंद्र सरकार के पास होती है। और ये लिस्ट गवर्नमेंट के पास होना बहुत ज़रूरी है। अब आपके माइंड में भी ये आ रहा होगा क्वेश्चन कि ये लिस्ट क्यों होती है गवर्नमेंट के पास। रीज़न एक तो देखिए ये होता है कि ये एक प्रॉपर सर्वे होता है। पूरा सेंसस जब गवर्नमेंट के पास होता है तो गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि किस कम्युनिटी में क्या चीज़ लैक हो रही है। अगर सपोज़ कीजिए आदिवासीज़ को एग्जामिन किया, अगर उसमें लिटरेसी रेट बहुत कम है तो गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लाएगी स्पेसिफिकली आदिवासीज़ के लिए कि वो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाएँ और एजुकेशनल एंड लिटरेसी रेट में अपलिफ्ट कर पाएँ। और फिर ऐसा ही अगर सोचिए दलित्स में कुछ एग्जामिन किया गया और उसमें देखा गया कि वो किसी एक स्पेसिफिक चीज़ में लैग कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उस स्पेसिफिक चीज़ के लिए पॉलिसीज़ क्रिएट कर देती है, राइट। तो इसी तरीके से ये जो लिस्ट है ये गवर्नमेंट के पास होना बहुत ज़रूरी है ताकि गवर्नमेंट को एक तो इनके आंकड़े पता चल जाते हैं, प्रॉपर इनका सेंसस पता चल जाता है और फिर गवर्नमेंट के लिए स्कीम्स बनाना बहुत आसान हो जाता है, कमेटी सेटअप करना आसान हो जाता है, राइट। और इससे हमारे देश का डेवलपमेंट भी होता है और हर एक मुद्दों को देखा जाता है, एग्जामिन किया जाता है और हर एक मुद्दों को इरेडिकेट करने की कोशिश की जाती है ताकि लोगों को सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकें। और फिर ऐसे कानून बनाए जाते हैं जिससे लोगों की रक्षा भी होती है और लोगों को सुविधाएं भी प्रोवाइड होती हैं। इफ़ स्टूडेंट्स अप्लाइंग टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अगर कोई स्टूडेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दाखिला लेने जाते हैं तो उनको प्रॉपर प्रूफ देना पड़ता है अपनी कास्ट का और प्रॉपर सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ता है। और अगर वो गवर्नमेंट की लिस्ट में है वो कम्युनिटी तो उनको रिजर्वेशन पॉलिसी का फ़ायदा होता है। और अगर कोई उम्मीदवार सरकारी नौकरी की पोस्ट के लिए अप्लाई करने जाता है तब भी उसको पूरा प्रूफ देना पड़ता है और एक सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ता है, अपनी कास्ट का या ट्राइब सर्टिफिकेट्स ये जमा करवाने होते हैं, तभी उनको वो रिजर्वेशन पॉलिसी का फ़ायदा होता है। और ये सर्टिफिकेट्स जमा कराने इसलिए ज़रूरी होते हैं ताकि एक ऑथेंटिसिटी का पता लग पाए, राइट। और रिजर्वेशन पॉलिसी का सही ढंग से यूज़ हो पाए। और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी झूठ ऐसा अपना कास्ट डाल देगा और उसको रिजर्वेशन मिल जाएगा। आरक्षण तभी मिलता है, एक प्रॉपर ऑथेंटिसिटी देखी जाती है, आपका सर्टिफिकेट देखा जाता है, तब जाकर आपको उसके बेनिफिट मिलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब आप कहीं पर भी आप सरकारी नौकरियों में किसी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपका पूरा कास्ट मांगा जाता है। और अगर आप दलित या आदिवासी कम्युनिटी या ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको वो प्रॉपर सर्टिफिकेट जमा कराना पड़ता है कि हाँ आप इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। और अगर आप गवर्नमेंट की लिस्ट में आते हो, ये जो पूरी कम्युनिटी है जैसे दलित कम्युनिटीज़, सर्टेन ट्राइब कम्युनिटीज़, तो अगर आप गवर्नमेंट की लिस्ट में हो तभी आपको रिजर्वेशन पॉलिसी का फ़ायदा मिलता है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैंडिडेट्स को उनकी कास्ट और ट्राइब स्टेटस मेंशन करने को कहते हैं। फॉर एडमिशन टू कॉलेजेस, अगर कॉलेजेस में दाखिला लेना है, स्पेशली ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जहां पर प्रोफेशनल एजुकेशन दी जाती हो जैसे कि मेडिकल कॉलेज हो गए, ऐसे कॉलेजेस में दाखिला लेने के लिए गवर्नमेंट कुछ कट ऑफ मार्क्स को सेट कर देती है। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बात करेंगे, हम प्रॉपर एक कट ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं कि कितनी होती है, जेन्युइनली मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ। लगा लीजिए कुछ
1000 का लगा लो एग्ज़ाम हुआ है और 1000 मार्क्स का, और इसमें से कट ऑफ दे दी गई कि भाई 850 इसकी कट ऑफ है, तो ये न्यूनतम अंक लगा दिए। तो जो भी 850 से अबव मार्क्स लेकर आएगा उसे ही दाखिला मिलेगा, राइट उसकी एक पूरी मेरिट लिस्ट बनेगी, तो इसे कट ऑफ मार्क्स कहा जाता है। सो दिस मीन्स दैट नॉट ऑल दलित एंड ट्राइबल कैंडिडेट्स कैन क्वालिफाई फॉर एडमिशन। इसका मतलब ये है जो अगर 850 से ऊपर मार्क्स नहीं लेके आया तो उसके लिए कोई रिजर्वेशन पॉलिसी इसमें नहीं होगी। ओके तो यहाँ पर गवर्नमेंट एक कट ऑफ मार्क को सेट कर देती है। ऑल एंड ऑल इसका मतलब ये हुआ कि जो दलित्स हैं, ट्राइबल कैंडिडेट्स हैं, उनको भी ये प्रॉपर कट ऑफ मार्क्स को पार करना ही पड़ेगा, उससे अबव नंबर लाने ही पड़ेंगे, तभी उनको दाखिला मिलेगा। और जिन्होंने अच्छा किया है एग्ज़ाम में, बट ओनली दोज हु हैव डन रीजनेबली वेल, जिन्होंने परीक्षा में अच्छे नंबर लाए हैं या अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उन लोगों को एडमिशन मिल जाता है और गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। या फिर जिन्होंने कट ऑफ पॉइंट से ज़्यादा नंबर गेट किए हैं, मतलब ज़्यादा नंबर प्राप्त किए हैं, तो इन लोगों को भी स्कॉलरशिप मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। और आगे आप 9th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ोगे, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के बारे में जो बैकवर्ड क्लासेस को मिलती है, तो उसको आप 9th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे। अभी आप 8th क्लास में हो या अभी आप 8th क्लास की NCERT पढ़ रहे हो, तो अभी आपके लिए इतना जानना बहुत है। यहाँ पर देखिए इस तरीके की लिस्ट ऑफ स्कीम्स बनाई जाती है, जैसे कि स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को देना, या स्पेशल पुलिस स्टेशंस को ओपन करना जगह जगह पर, या फिर कुछ स्कीम्स तैयार करना ऐसी कि जिसमें जो गर्ल्स हैं उनको ज़्यादा एक्सेस किया जा सके एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, मतलब उनको गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला जल्दी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को मोटिवेट किया जाए, उनके पेरेंट्स को मोटिवेट किया जाए कि वो अपनी लड़कियों को स्कूल में पढ़ने भेजें। तो इस तरीके की स्कीम निकालना कि लड़कियां भी डिप्राइव्ड ना रहें, वो भी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें। तो ऐसी तरीके की जो स्कीम्स हैं निकाली जाती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये स्कीम्स किस बारे में हैं, तो खुद ही सोच लीजिए। अगर हम यहाँ पर स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो इससे क्या होता है, बच्चों को मोटिवेशन मिलता है आगे पढ़ने के लिए भी, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलता है स्कॉलरशिप से, साथ ही साथ उनको फिनेंशियल जो हेल्प है वो भी मिल जाती है। और पुलिस स्टेशन की बात करें, इससे क्या होता है, लोगों को सुरक्षा प्रोवाइड होती है, सिटीजन्स को सुरक्षा मिलती है, उनको बहुत ये कह सकते हो उनके लिए ईजी हो जाता है पुलिस स्टेशंस में रीच करना, अपने न्याय के लिए लड़ना। एंड अगर गर्ल्स के एजुकेशन की बात की जाए तो इसका एक आंसर ये हो सकता है साफ एंड स्टीक कि जो लड़कियां हैं वो भी डेप्राइव्ड रही हैं फ्रॉम सेंचुरीज़, तो उनको भी आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हमारा देश भी डेवलप हो। इस देश को डेवलप होने में सिर्फ मेंस का ही हाथ नहीं है, विमेन का भी हाथ है, तो उनको भी आगे बढ़ाया जाए, उनको भी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं। तो इस तरीके से स्कीम्स तैयार की जाती हैं, उनके पीछे कुछ रीज़न होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी स्कीम बना दिया और गवर्नमेंट उस स्कीम को चला रही है पर उसका कोई आउटकम ही नहीं है। नो, एक प्रॉपर आउटकम देखा जाता है इस स्कीम से क्या लाभ होगा। तो यहाँ पर हम सेकंड पार्ट ख़त्म करते हैं। अब आप सोचेंगे कि थर्ड पार्ट क्यों बना रहे हो, तो थर्ड पार्ट इसलिए बनाना ज़रूरी है क्योंकि जो आगे वाला पार्ट है ना, उसमें लगभग 1 से सवा घंटा लग जाएगा मुझे समझाने में, तो इसीलिए इसको हम अलग से करेंगे। तो थर्ड पार्ट में हम आगे का सारा पार्ट फिनिश कर लेंगे, जितना भी रेस्ट चैप्टर बचा है वो थर्ड पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल अलग मुद्दा हो जाएगा। हम इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में पढ़ेंगे, प्रिवेंशन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें ना बहुत कुछ चीज़ें हैं समझाने के लिए, ठीक है। तो जब अभी तक मैंने इसके 2 पार्ट करा दिए हैं सेम चैप्टर के, तो ये थर्ड वीडियो आएगी, इसमें रेस्ट चैप्टर मैं कंप्लीट करा दूंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हो, मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हो, आपको इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आपको 6th 7th 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी तीनों के प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो बच्चे कई बार ना कमेंट्स में पूछते रहते हैं मैम नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, तो आप एक बार ना प्लेलिस्ट चेक कर लिया करो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया करो, आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। ओके, सो दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।